वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके स्टील स्ट्रक्चर का यूनिट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने अभी तक 3 यूनिट्स को कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये चौथा यूनिट है आप लोगों का। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ से लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज से हम लोग उसके स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम बेसिक फैक्ट्स को देखते हैं। डेफिनेशंस क्या है, क्या होता है कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेफिनेशन पार्ट में, ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन इज कॉल्ड कंप्रेशन मेंबर, है ना। जिस तरीके से आप लोगों ने टेंशन मेंबर के अंदर में देखा था कि वैसा मेंबर जो टेंशन को कैरी करता है उसे हम टेंशन मेंबर कहते हैं। और उसका डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं, क्या क्या डिफरेंट प्रोविजंस हैं, उसे हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें देखा था। बट यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंप्रेशन मेंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, एक मेंबर है जो सब्जेक्ट करता है एक्सियल कंप्रेशन को, ठीक है। वैसा मेंबर जो एक्सियल कंप्रेशन को क्या करता है, सब्जेक्ट करता है, वैसे मेंबर को हम लोग कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। जैसे कि कॉलम है, तो कॉलम क्या है, कॉलम क्या होता है, कॉलम में एक्सियल कंप्रेशन फोर्स आता है, इसलिए हम कॉलम को कहते हैं कि ये कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है। उसी तरीके से और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ पे एक्सेल कंप्रेशन आता है, उसको हम लोग कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ ए ट्रस कैरिंग कंप्रेशन आर पॉपुलरली नॉन एज स्ट्रट, ठीक है। अगर कोई भी कंपोनेंट ट्रस का है, ठीक है, ट्रस का कोई भी कंपोनेंट जो कि कंप्रेशन को कैरी करता है उसे हम लोग स्ट्रट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रट्स। तो बहुत बार बेसिकली एग्जामिनेशन में शॉर्ट डेफिनेशन में पूछ भी लिया जाता है कि कॉलम और स्ट्रट्स में क्या अंतर है, ठीक है। तो जनरली कॉलम क्या होता है, वर्टिकल मेंबर होता है। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल मेंबर होता है, जबकि स्ट्रट्स जो होता है इंक्लाइंड मेंबर होता है। दोनों का काम ही है एक्सेल कंप्रेशन को लेना, बट कॉलम क्या है, कॉलम क्या होता है, एक्सियल मेंबर होता है, इस तरीके से होता है वर्टिकल। और जो ये स्ट्रट्स होता है कुछ इंक्लाइनेशन के साथ होता है ना। तो इसलिए उसे हम कहते हैं स्ट्रट्स। दोनों का काम सेम है। मान लो ये इंक्लाइंड मेंबर है, इसका भी काम है एक्सेल कंप्रेशन को लेना और इसका भी काम है एक्सेल कंप्रेशन को लेना, बट ये कॉलम वर्टिकल है और ये क्या है, इंक्लाइंड है। दोनों में यही डिफरेंसेस है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, द वर्टिकल मेंबर इन बिल्डिंग कैरिंग डायरेक्ट कंप्रेशन आर कॉल्ड कॉलम्स, स्टैंचेस और पोस्ट, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि वर्टिकल मेंबर जो बिल्डिंग्स में होता है, जो डायरेक्ट कंप्रेशन को कैरी करता है, उसे हम लोग कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्टील स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आगे जब आप जाओगे 6th सेमेस्टर के अंदर में, तो वहाँ पे आरसीसी पढ़ना है, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन। तो वहाँ पे भी कॉलम के बारे में पढ़ना है, बट वहाँ पे हम लोग कंक्रीट से रिलेटेड चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं स्टील के बारे में, है ना। तो स्टील से बना हुआ कॉलम भी होता है। बहुत सारे जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, या फिर वाटर टैंक्स होता है, या इसके अलावा और भी बिल्डिंग्स होते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, स्टील का कॉलम बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कॉलम्स के बारे में स्टील स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ाई करते हैं, है ना। क्योंकि जो चीज़ें आप आरसीसी से बने हुई चीज़ें देखते हो, जैसे अपने अपने घरों में कॉलम्स देखते हो, उसके अलावा बीम्स देखते हो, सारी चीज़ें हैं, बट वो सेम चीज़ें यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर के अंदर में पढ़ना है ना। तो उस तरीके से आप लोगों ने देखा था, कनेक्शंस के बारे में देखा था कि कैसे दो मेंबर को कनेक्ट किया जाता है, कितना स्ट्रेंथ आता है, कितना एफिशिएंसी होता है, ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, है ना। तो चलिए, कुछ बेसिक जानकारी आप लोग को कंप्रेशन मेंबर के बारे में हो चुका होगा, है ना। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेक्शन, किस तरीके के सेक्शंस कंप्रेशन मेंबर में यूटिलाइज किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से टेंशन मेंबर में आप लोगों ने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के सेक्शन यूज़ हुआ करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स के सेक्शन यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब आप लोग इतने एबल जरूर हो गए होंगे कि सेक्शन को देखकर आप पहचान सके कि कौन सा सेक्शन है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सा सेक्शन है। देखिए, आप लोगों को ये सब बेसिक जानकारी, जैसे कि हम लोगों ने टेंशन मेंबर के अंदर में पढ़ा था, मैंने सारे सेक्शन के बारे में बताया था, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में बताया था। तो ये कौन सा सेक्शन है, एंगल सेक्शन है, ठीक है। ये एंगल सेक्शन वन साइड है, ये एंगल सेक्शन बोथ साइड से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आई सेक्शन है। उसी तरीके से नीचे जाएंगे तो ये भी आई सेक्शन है, ये सब आई सेक्शन है, आई सेक्शन ये भी है। उस तरीके से नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पे चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, ये भी आपका बॉक्स बनाया गया है,
ठीक है, एंगल सेक्शन के द्वारा ये भी है, और ये भी आपका चैनल सेक्शन है बैक टू बैक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारे वेरियस टाइप्स है कॉम्प्रेशन मेंबर के। आगे हम लोग देखेंगे स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में। आई होप कि स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में आप लोगों ने मॉस के अंदर भी पढ़ा होगा। ठीक है, और स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में मॉस में बहुत बेसिक जानकारी से आपके बारे में पता ही होगा, और अभी आप जब पढ़ रहे होगे टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, उसके अंदर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा होगा। ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत बार पढ़े हुए हो। तो स्लेंडरनेस रेशियो अगर एग्जामिनेशन में आता है कि क्या होता है, तो आप लोग लिख सकते हो LE/R। अगर इसको आप डेफिनेशन के टर्म में लिखना चाहते हो तो आप कह सकते हो स्लेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू रेडियस ऑफ गायरेशन, जहाँ पे R बराबर क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू √I/A। ये मैंने ही बहुत बार आपको बताया है जब मॉस पढ़ा रहा था उस वक्त। तो R बराबर होता है √I/A। ओके, अब देखते हैं मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, सिग्मा एम मैक्स क्या होता है। देखिए, सिग्मा मैक्स का मतलब है मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो। तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो बराबर होता है LE/R मिनिमम। ये याद रखिएगा, नीचे में आ जाता है R मिनिमम, और यहाँ पे क्या है? सिर्फ R है। तो जब भी स्लेंडरनेस रेशियो की बात की जाएगी तो LE/R, ठीक है, जहाँ पे R बराबर √I/A। लेकिन मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की बात की जाएगी तो LE बटा क्या हो जाएगा? R मिनिमम, जहाँ पे R मिनिमम बराबर √I minimum/A। ठीक है, सिर्फ I को यहाँ पे I मिनिमम से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, जहाँ पे LE क्या है? अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है, LE क्या है? अनसपोर्टेड लेंथ, और LE इज इक्वल टू होता है K इंटू L। यहाँ पे जो K की वैल्यू है डिस्टेंस बिटवीन जीरो बेंडिंग मोमेंट। तो LE की जो वैल्यू होता है इफेक्टिव लेंथ, मतलब हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन जीरो बेंडिंग मोमेंट, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है उस दोनों के बीच की दूरी को हम लोग इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। ठीक है, जो होता है K इंटू L के बराबर होता है। ठीक है, K मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, और K की वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो उसके फिक्सनिटी पर डिपेंड करती है कि एक साइड फिक्स है, दूसरा साइड हिंज है, एक साइड फिक्स है, दोनों साइड फिक्स है। इस टाइप से दोनों पे उसके फिक्सनिटी पे डिपेंड करेगी कि कॉलम किस तरीके से फिक्स किया गया है। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में कॉलम्स के अंदर में, यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर में एक चैप्टर आता है कॉलम, उसके अंदर में आई होप कि आप लोगों ने कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में लिया होगा, बट वहाँ से थोड़ा ये डिफरेंट है वही चीज़ है बट थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्या डिफरेंट है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये जो डिफरेंट इन कंडीशन है एग्जामिनेशन में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, या फिर अब जब क्वेश्चन बनाओगे तो भी उस वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, पहला चीज़ है, यहाँ पे आप देख रहे हो बोथ एंड्स आर रीस्ट्रेन्ड फ्रॉम रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, दोनों एंड को रीस्ट्रेन्ड किया गया है। रीस्ट्रेन्ड मतलब रोका गया है, किस किस के लिए? रोटेशन के लिए और ट्रांसलेशन के लिए। मतलब वहाँ पे दोनों ही पॉसिबल नहीं है। दोनों एंड में, मतलब एक साइड में यहाँ पे और एक साइड में यहाँ पे, दोनों साइड में ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को रोका गया है। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन कब रुकेगा? जब फिक्स होगा। फिक्स सपोर्ट में ही, फिक्स सपोर्ट ही ऐसा सपोर्ट होता है जहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को सपोर्ट के अंदर में पढ़ाया गया था ऑलरेडी। देखो, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है, अगर आप पहले से नहीं पढ़े रहोगे मॉस तो यहाँ पे दिक्कत होने वाला है। मैं ऑलरेडी सपोर्ट के बारे में मॉस के अंदर में मैंने पढ़ाया था कि अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को क्या करना है? रीस्ट्रेंड करना है, तो उसके लिए हम सपोर्ट को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको पहले बताया था हिंज सपोर्ट के बारे में। अब देखो, हिंज सपोर्ट जो होता है, हिंज सपोर्ट के अंदर में क्या होता है? रोटेशन अलाउड होता है। रोटेशन क्या है? अलाउड है। ठीक है, जबकि ट्रांसलेशन जो है रीस्ट्रेंड है। ठीक है, किसके अंदर में? हिंज सपोर्ट के अंदर में। मैंने एक बताया था रोलर सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट? रोलर सपोर्ट। इस तरीके से रोलर सपोर्ट आप लोग याद आ रहा होगा, जब मैंने मैकेनिक्स पढ़ा रहा था तब बता रहा था, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब देखो, मान लो रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट में क्या होता है? रोलर सपोर्ट में रोटेशन जो है रीस्ट्रेंड है, मतलब नहीं हो सकता है रोटेशन, बट ट्रांसलेशन जो है अलाउड है। किस में? हिंज सपोर्ट में। तो यही सारी इंड कंडीशन जो है यहाँ पे बार बार आएंगी आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया था उस वक्त, तभी आप समझ लीजिए,
फिक्स सपोर्ट के अंदर में ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों रिस्ट्रेंड है, मतलब दोनों ही पॉसिबल नहीं है। हिंज सपोर्ट में रोटेशन अलाउड है, ट्रांसलेशन रिस्ट्रेंड है। रोलर सपोर्ट में रोटेशन रिस्ट्रेंड है, ट्रांसलेशन अलाउड है। ठीक है, इतना चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो आगे भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो केसेस है यहाँ पे वही है, बोथ एंड्स आर रिस्ट्रेंड फ्रॉम रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो इसके लिए हम लोग के की जो वैल्यू लेते हैं, ये वाला जो क्या है, ये के की वैल्यू लेते हैं 0.65 और एल की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.65 इंटू टोटल लेंथ। यानी कि आप ये याद रखिए इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती है 0.65 टाइम्स ऑफ टोटल लेंथ। आपको थ्योरेटिकल वैल्यू छोड़ दिए, थ्योरेटिकल वैल्यू मत याद रखिए, रिकमेंडेड वैल्यू याद रखिए। ठीक है, यही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब देखिए सेकेंड केसेस क्या है, बोथ एंड्स रिस्ट्रेंड फ्रॉम ट्रांसलेशन। क्या है, बोथ एंड को रिस्ट्रेंड किया गया है ट्रांसलेशन से, एंड ओनली वन एंड्स रिस्ट्रेंड फ्रॉम रोटेशन। क्या बोला जा रहा है कि दोनों एंड को ट्रांसलेशन से रोका गया है, मतलब रिस्ट्रेंड किया गया है, और केवल एक एंड जो है रोटेशन से क्या है, रिस्ट्रेंड किया गया है। तो देखिए यहां पे देखिए एक एंड क्या है, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों से क्या है, रिस्ट्रेंड है, और एक साइड क्या है, रिस्ट्रेंड फ्रॉम रोटेशन, रोटेशन से क्या है, रिस्ट्रेंड है। ठीक है, तो ये वाला क्या आ गया, पिन सपोर्ट आ गया। अब इसके लिए हम लोग लेते हैं रिकमेंडेड वैल्यू 0.8 टाइम्स ऑफ एल। ठीक है, याद रखना है आपको। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, बोथ एंड्स रिस्ट्रेंड फ्रॉम ट्रांसलेशन एंड अनरिस्ट्रेंड फ्रॉम रोटेशन। तो इस केस के लिए हम लोग इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू जो लेते हैं, यहाँ क्या लिखा, बोथ एंड्स आर रिस्ट्रेंड फ्रॉम ट्रांसलेशन एंड अनरिस्ट्रेंड फ्रॉम रोटेशन। कहने का मतलब ट्रांसलेशन से रिस्ट्रेंड है और रोटेशन से क्या है, अनरिस्ट्रेंड है। तो रोटेशन किस में अलाउड होता है, रोटेशन अलाउड होता है पिन सपोर्ट में। तो दोनों साइड पिन सपोर्ट है, दोनों साइड पिन है। ठीक है, यानी हिंज भी कह सकते हैं। तो दोनों साइड अगर हिंज है तो उसके लिए हम इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू 1 लेते हैं, यानी 1 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से बोथ एंड्स आर रोटेशनली फिक्स्ड रिस्ट्रेंड, ओनली वन एंड्स आर ट्रांसलेशनली रिस्ट्रेंड्स। ठीक है, देखो बोथ एंड्स जो है रोटेशनली फिक्स्ड है, रिस्ट्रेंड है, ओनली वन एंड्स क्या है, ट्रांसलेशनली रिस्ट्रेंड है, ये वाला साइड। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं 1.2 टाइम्स ऑफ एल। ठीक है, इसमें भी ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, ये चीज़ें क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। 1-2 बार क्वेश्चन बनाओगे, 1-2 बार पढ़ोगे तभी याद होगा। ठीक है, इतना जल्दी याद नहीं होता ये सब चीज़ें, तो 1-2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वन एंड रोटेशनली फिक्स्ड बट ट्रांसलेशनली अनरिस्ट्रेंड। ठीक है, रोटेशनली फिक्स्ड है लेकिन ट्रांसलेशनली क्या है, अनरिस्ट्रेंड है। अनदर एंड्स ट्रांसलेशनली रिस्ट्रेंड बट रोटेशनली अनरिस्ट्रेंड। इस केसेस में हम लोग 2 टाइम्स ऑफ एल लेते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, वन एंड रिस्ट्रेंड फ्रॉम बोथ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एंड अदर एंड्स फ्री। तो आप जानते हो कि पहले से एक अगर फिक्स दूसरा फ्री है तो उसके लिए हम लोग 2 टाइम्स ऑफ एल लेते हैं। तो ये क्या है, इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू था। ये सब चीज़ें एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसका यूटिलाइज उस समय पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा स्लेंडरनेस रेशियो, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो और इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम्स डिफरेंट इन कंडीशंस के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो एज पर IS 800-2007। इंडियन स्टैंडर्ड 800-2007 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू है वो कितना कितना लेते हैं, किस किस कंडीशंस के लिए, वो अभी हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है, एग्जाम्पल कॉलम, इसके लिए हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू जो लेते हैं 180 लेते हैं, याद रखिएगा। मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड प्लस लाइव लोड 180। नेक्स्ट, मेंबर कैरिंग लोड रिजल्टिंग फ्रॉम विंड लोड प्लस सिस्मिक प्लस डायनेमिक लोड्स, इसके लिए हम 250 लेते हैं। जब भी वहाँ पे विंड लोड आएगा, सिस्मिक लोड्स आएगा या डायनेमिक लोड्स आएगा, वहाँ के लिए हम 250 लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेंबर नॉर्मली कैरिंग टेंशन बट सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम विंड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, इसके लिए लेते हैं 350। नेक्स्ट है कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम 300। नेक्स्ट है टेंशन मेंबर के लिए 400। लैसिंग बार इन कॉलम्स, इसके लिए 145। ब्रेसिंग मेंबर इन हैंगर 160। एलिमेंट इन बिल्टअप सेक्शन 50। ठीक है, ये सारी हो गई, बट इसमें आपको याद कौन कौन रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, एक आपको ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको एक
लैसिंग वाला याद रखना है। ये चीज़ अगर इतना याद रखेंगे तो आप में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है तो ये सारी चीज़ें, बट याद रखना है आपको 4-5 उसमें, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यही था आज का टॉपिक्स जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कॉम्प्रेशन मेंबर्स के बेसिक्स के बारे में और किस किस टाइप के सेक्शंस का यूटिलाइज किया जाता है। उसके अलावा सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, डिफरेंट इंड कंडीशन के लिए इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या क्या होती है, और नेक्स्ट सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में, ठीक है। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो डिफरेंट कंडीशंस के लिए कितना कितना लेते हैं ये चीज़, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कहीं कोई इश्यू होगा तो हम लोग लाइव क्लासेस में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा अभी तक यूनिट नंबर 3 तक। अगर नहीं बनाया है तो आप लोग गूगल क्लासरूम से जा करके PDF देख करके नोट्स को कंप्लीट करें, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन अब आने वाले, तो अब अच्छे से थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करना होगा, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा नोट्स को रिवाइज कीजिए और टाइम टू टाइम उसका प्रैक्टिस भी कीजिए न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। चलिए आई होप कि आप लोग ऑलरेडी इससे पहले जो भी लेक्चर्स है उसको समझे होंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।